Assalamu alaikum, dear learners. Today in the course of social psychology, we will study introductory concepts which help us in understanding what basically the social psychology is. Objectives of this lecture are to define and understand the nature of social psychology, provide knowledge regarding components and core concern of social psychology, make aware of the scope of social psychology. And after taking this lecture, a learner will be able to define and understand the nature of social psychology, understand the components and core concern of social psychology, and gain insight regarding the scope of social psychology. So let's start from the basic definition of social psychology. Social psychology is the systematic study of the nature and causes of human behavior. अब ये systematic study क्यों है? क्योंकि ये कोई general study नहीं है जो हम generally भी daily life में भी हम जो हैं वो different behavior लोगों के observe करते हैं, उन्हें देखते हैं कि लोग कैसे बात करते हैं, किस तरह behave करते हैं, उनकी एक दूसरे से dealing कैसी होती है, वो society में किस तरह move करते हैं, उनके overt behavior किस तरह के होते हैं, कौन से behavior उनके positive होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं. अगर एक पर्सन पॉजिटिव है, उसका बिहेवियर पॉजिटिव है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो उसकी क्या रीजन है. और अगर किसी सिचुएशन में एक पर्सन नेगेटिव बिहेव कर रहा है तो उसके नेगेटिव बिहेव करने के पीछे क्या रीजन है. तो उस बिहेवियर की नेचर और उसकी रीजन, उसके कॉजेस, इनको थॉरली जो है वो स्टडी किया जाएगा. लेकिन सोशल साइकोलॉजिस्ट इसको सिस्टमैटिक वे में करेगा, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए करेगा, क्योंकि ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट है. सोशल साइकोलॉजिस्ट क्योंकि एक साइंटिस्ट है तो वो साइंटिफिक वे में कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज करते हुए, टूल्स को यूज करते हुए एक पर्सन के बिहेवियर को, या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, कोई एक सिचुएशन भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप किसी बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं. तो उसकी नेचर को, उसकी उस चीज को समझना और उसकी वजूहात को तलाश करना जो है वो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट का पर्पस होगा. तो सोशल साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को भी जब आप देखेंगे तो खुद भी विद द पैसेज of time you will learn by own self कि how social psychology help you in understanding human behavior. आपको सोसाइटी की समझ आएगी, आपको लोगों की समझ आएगी. There are three components of social psychology. First, social psychology's prime concern is human social behavior. अब जो social psychology का जो एक प्राइमरी इसका पर्पस है, जो मेन इसका गोल है, वो है ह्यूमन सोशल बिहेवियर को स्टडी करना, कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सोशल बिहेवियर किस तरह के होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं, किस सिचुएशन में किस तरह एक पर्सन जो है वो बिहेव करता है. जब आप उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, सोशल बिहेवियर को, तो आप एक पर्सन के डिफरेंट एक्टिविटीज को देखेंगे. उसके एक्शंस हैं, बिहेवियर है, लेकिन उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज है. किस सिचुएशन में वो किस तरह जो है वो बिहेव करता है, वो किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो डिफरेंट सिचुएशन में लोगों के साथ कैसे रिलेट करता है. उसके सोशल इंटरेक्शन को आप चेक करेंगे, वो ग्रुप के साथ कैसे रिलेट करता है और एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ वो कैसे रिलेट करता है. मतलब आप अपनी सोसाइटी में वो किस तरह मूव करता है, वो लोगों से कैसे मिलता मिलाता है, लोगों के साथ उसके ताल्लुकात किस तरह के हैं, और वो किस तरह के उसके इंटरेस्ट हैं, और किस तरह की उसकी एक्टिविटीज हैं, और वो किस तरह के ग्रुप से रिलेट करता है अपने आप को. जैसे लोगों के होते हैं ना, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, लोग डिफरेंट, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके सोशल सर्कल होता है, वो लोगों से रिलेट करते हैं, उनमें उठते बैठते हैं, और उन्हीं के साथ वो जो है वो एक सेटिस्फेक्शन शो करते हैं. तो उससे भी आपको पता चलता है ना कि एक पर्सन जो है वो किस तरह का, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है. तो ये सारी चीजें जब आप इसको डीपली जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो तब आपको एक इंसान की समझ में आती है, उसकी साइकोलॉजी की समझ में आती है, उसके बिहेवियर की समझ में आती है. अब यहाँ पर जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके सोशल बिहेवियर को, तो यहाँ पर बात सिर्फ एक्शंस की नहीं आती है. ये नहीं कि सिर्फ वो किस तरह के एक्शंस है, किस तरह बिहेव कर रहा है, इसमें उसकी थॉट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे. जाहिर है एक पर्सन जो है, जब वो किसी के साथ रिलेट करता है या किसी सिचुएशन में बिहेव करता है, तो सिर्फ उसका बिहेवियर तो वहां पर नहीं होता ना. वो तो बिहेवियर तो एक आपको बाहर नजर आने वाली चीज है, लेकिन उसके अंडर जो है वो बहुत उसकी थॉट्स भी वर्क कर रही होती हैं, उससे इमोशंस भी हैं, वो अपने इमोशंस को भी तो जाहिर करता है ना. आप देखिए किसी सिचुएशन में एक पर्सन जो है वो पॉजिटिव इमोशन भी शो करता है, खुश भी होता है, हंसता है, एक्साइटेड होता है, या बड़ा हैप्पी होता है, बड़ा जॉय फील करता है, या बड़ा सेटिस्फाइड आपको नजर आएगा, बड़ा आपको एक जो है वो इसमें एक ठहराव नजर आएगा. लेकिन आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो किसी सिचुएशन में एग्रेसिव हो जाते हैं, या उनका
एंगर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो चीज़ों पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो उनके जो बिहेवियर में उनके जो थॉट्स उनकी जो वर्क करें, जो उनके जहन में ख्यालात आ रहे होते हैं, वो भी तो उनके बिहेवियर को मुतासिर करते हैं और उनके इमोशंस भी इस स्पेसिफिक सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ उसके बिहेवियर में इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन को अंडरस्टैंड करना है, उसकी पर्सनालिटी को, उसके बिहेवियर को, उसके सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। तो जब आप उसको अंडरस्टैंड करने की बात करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे, तो फिर आप ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक पर्सन जो है वो किस तरह फील करता है और वो किस तरह सोचता है। तो जब आप इन तीनों चीजों को लेकर चलेंगे तो आपको एक ह्यूमन सोशल बिहेवियर की ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब यहाँ पर एक दूसरा सेकंड जो कंपोनेंट है वो है सोशल साइकोलॉजी डज नॉट ओनली डॉक्यूमेंट द नेचर ऑफ सोशल बिहेवियर बट आल्सो वांट्स टू एक्सप्लोर द कॉजेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो ठीक है एक सोशल बिहेवियर की नेचर को तो समझेगा कि एक पर्सन का बिहेवियर जो किस किस फॉर्म में किस किस पे नजर आता है, आप किस किस तरह डिफरेंट उसके जो है सोशल बिहेवियर लोगों के आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लोगों को आपने अगर ऑब्जर्व भी किया हो तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करते हैं, कुछ लोगों का बिहेवियर सिमिलर भी होता है। तो यहाँ पर फिर सोशल साइकोलॉजिस्ट उस नेचर को ही सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करेगा बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेगा कि आखिर क्या रीजंस हैं कि एक पर्सन जो है वो एक सिचुएशन में एक तरीके से बिहेव करता है और उसी सिचुएशन में दूसरा पर्सन जो है वो डिफरेंट वे में बिहेव करता है। तो डिफरेंस आपको फिर तभी समझ आते हैं जब आप उनके कॉजेस को भी देखते हैं। तो आप एक पर्सन को जब अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बिहेवियर के को डिस्क्राइब करते हैं, उसको एलैबोरेट करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, तो सिर्फ आप इस बात पर डिस्कशन नहीं कर रहे होते हैं कि उसका ये बिहेवियर जो है वो सामने आया, बल्कि आप उसके कॉजिंग फैक्टर्स को भी देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ये भी देखता है कि एक पर्सन जो है वो क्यों बिहेव करता है, अगर एक बिहेवियर उसका सामने है तो वो बिहेवियर क्यों है, किस वजह से है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो सोशल साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको जो है वो रिलेट करता है एक दूसरे के साथ, उसमें कॉजल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है और इस सारे एफर्ट में वो डिफरेंट थ्योरीज की हेल्प से भी जो है एक ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी वजाहत कर सकता है कि ये थ्योरी जो है वो इस बिहेवियर को इस तरह एक्सप्लेन करती है। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए भी उस सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो फिर आपको फिर एक रिलेशन बनाने में बड़ी हेल्प मिलती है कि एक फैक्टर को आप जो है वो उसके बिहेवियर के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि जी जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है। अब अगर एक शख्स क्राइम में इन्वॉल्व है, उसके ये एक्शंस ठीक है आपके नजदीक नेगेटिव हैं, लेकिन अब वो उस क्राइम में क्यों इन्वॉल्व है? अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से या माली हालात की वजह से परेशान होकर अगर वो गलत रास्ते पर चलता है, उसका डेलिक्वेंट बिहेवियर आपके सामने आ रहा है, तो आप उस फैक्टर को से रिलेट कर सकते हैं और उस बेसिस पर आप प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं, कुछ सजेशंस दे सकते हैं और रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि अगर इस तरह की बेरोजगारी को सोसाइटी से कम ना किया गया या गुर्बत को खत्म करने की कोशिश ना की गई तो ये क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ेगा और बहुत से लोग जो हैं वो इस रिस्क पर होंगे कि वो आगे चलकर कुछ गलत कर सकते हैं। तो आप सोशल बिहेवियर को डिफाइन भी कर सकते हैं और उसको रिलेट भी कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के साथ। जो थर्ड कंपोनेंट है सोशल साइकोलॉजी का, सोशल बिहेवियर स्टडीज इन अ सिस्टमैटिक फैशन, साइंटिफिक मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू इन्वेस्टिगेट द ह्यूमन बिहेवियर। अब चूंकि ये एक बाकायदा एक फील्ड है सोशल साइकोलॉजी, ये जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं है, जनरल डिस्कशन नहीं है कि जहाँ पर लोग जो है बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और उस पर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक थोरो इन्वेस्टिगेशन है कि सिस्टमैटिक स्टडी है। जब हम सिस्टमैटिक स्टडी की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट उन साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो है एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा। उसके साथ अगर वो उस कॉजिंग फैक्टर को भी उसके साथ रिलेट कर रहा है उसके ओवर्ट बिहेवियर के साथ, तो भी यह जो है सोशल साइकोलॉजिस्ट को साइंटिफिक वे में, सिस्टमैटिक वे में करेगा। अब सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में डिफरेंट टेक्निक्स आ जाएंगी, डिफरेंट मेथड्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। कुछ लोग सोशल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए सर्वे भी करते हैं, तो आपके पास एक सर्वे का भी ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बिहेवियर पर होते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडीज होती हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इसी तरह आप आर्काइवल डाटा ले सकते हैं या क्वालिटेटिव स्टडी जो है वो कर सकते हैं, कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, थीमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि आप एक ह्यूमन सोशल बिहेवियर को प्रॉपर वे में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, एविडेंसेस के साथ जो है वो आप डिफाइन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। अगर आप कहते हैं कि ये कॉजिंग फैक्टर है, ये बेरोजगारी है, यानी जो है वो गुर्बत है जिसकी वजह से
डेलिक्वेंट बिहेवियर जो है वो सामने आ रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है, उसके जो है वो रेशो इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए आपके पास ऑथेंटिक एविडेंसेस होने चाहिए जो आपने बाकायदा एक साइंटिफिक मेथड्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपने उसको कलेक्ट किया हुआ है, और उन एविडेंसेस को बेस बनाकर जब आप ह्यूमन बिहेवियर पर डिस्कशन करते हैं या अपने रिकमेंडेशन देते हैं तो वो आपकी जो रिकमेंडेशन है वो बहुत ऑथेंटिक होंगी, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड है। जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होता है चूंकि वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करता है, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो होती है वो आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका होता है उसको वैलिड बनाती है, और उसमें जो है एक आप समझ लें कि आपके जितना आपका साइंटिफिक मेथड आपने यूज किया होगा वो साइंटिफिक मेथड आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और उसको वैलिड बनाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि आप किसी पर्सन के बारे में अगर जो बात कह रहे हैं, उसके बिहेवियर को, इसके कॉजिंग फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, तो वो आप ऐसे ही नहीं कह रहे हैं या आपकी कोई अपनी क्रिएट की भी चीज नहीं है, बल्कि आपने बाकायदा एविडेंसेस को लेकर और साइंटिफिक मेथड्स को यूटिलाइज करते हुए आपने उसके बिहेवियर को स्टडी किया है और आपने अपनी सोसाइटी के हवाले से जो है वो रिकमेंडेशन दी है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो सोशल साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेट करते हैं, और आप इन तीनों डायमेंशंस में जो है एज ए सोशल साइकोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हैं और डिफरेंट वे में आप ह्यूमन सोशल बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और एक इंसान को जो भी इश्यूज उसकी सोसाइटी में होते हैं उन्हें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। There are 5 core concerns of social psychology. The first one is the impact that one individual has on another. तो पहली जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो आपको ये समझाएगी कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो है उसका दूसरे के ऊपर असर होता है। एक फर्द है तो उसका दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो अगर एक पर्सन अपनी मर्जी से कोई लाइफ गुजार भी रहा है तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो जो है वो उसके पास राइट है और वो अपनी मर्जी से अपने जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो जो भी करेगा चाहे वो पॉजिटिव करे या नेगेटिव करे उसका इम्पैक्ट दूसरे पर्सन के ऊपर आएगा, उसके ऊपर असरात उसके होंगे। तो चाहे वो 2 लोग एक फैमिली के हों या फैमिली के ना हो, कोई एनवायरनमेंट हो, कोई भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, कोई मोहल्ला है, कुछ भी है, तो वहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, एक पर्सन जो है वो उसका इम्पैक्ट किसी ना किसी तरह उसके असरात, उसके बिहेवियर के असरात, उसकी शख्सियत के असरात जो है वो दूसरे पर होते हैं, और इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत होती है। जो सेकंड कंसर्न है सोशल साइकोलॉजी का कि सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या फर्दर स्टडी करता है, द इम्पैक्ट दैट अ ग्रुप हैज ऑन इट्स इंडिविजुअल मेंबर, कि अगर कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है तो उस ग्रुप का भी उसके इंडिविजुअल मेंबर पर असर होगा। कि जैसे सपोज एक मोहल्ला होता है तो मोहल्ले में डिफरेंट लोग रह रहे होते हैं, तो एक फैमिली है, 2 फैमिली है, अब वो जो एक एरिया है, एक मोहल्ला, ये एक गली है, एक स्ट्रीट की बात कर लें तो वहां पर भी जितने घर होंगे तो वो भी जो है उनके असरात भी एक हर फैमिली के ऊपर होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक फैमिली जो है वो अपनी मर्जी से रह रही है, दूसरी फैमिली अपनी मर्जी से रह रही है तो उनके बिहेवियर्स के असरात नहीं होंगे। किसी भी तरीके से वो उस ग्रुप का जो भी पर्सन उसका हिस्सा होगा या कोई फैमिली उस ग्रुप का हिस्सा होगी या उस एरिया में जितने भी घर होंगे तो वहाँ पर जो जिस तरह के बिहेवियर्स लोगों के होंगे, किसी एक ग्रुप का भी बिहेवियर होगा, किसी एक फैमिली का भी जो एटीट्यूड होगा, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो बाकी लोगों पर भी हो रहा होता है। तो इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर भी सोशल साइकोलॉजिस्ट जब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा तो वो एक ग्रुप का, उस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हर फर्द पर होने वाले असरात को भी डिस्कस करेगा, उस पर भी बहस करेगा। थर्ड कंसर्न है द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल मेंबर हैव ऑन द ग्रुप्स टू विच दे बिलोंग। अब इंडिविजुअल मेंबर जो ग्रुप का हिस्सा होता है ना, वो इंडिविजुअली भी एक एक का जो इम्पैक्ट होगा वो हर उस ग्रुप पर होगा जो से एसोसिएटेड होगा। कि जैसे सपोज अगर एक फैमिली है तो एक फैमिली में एक पर्सन, एक फैमिली एनवायरनमेंट का हर फैमिली मेंबर के ऊपर इम्पैक्ट होता है, लेकिन एक फैमिली मेंबर के एटीट्यूड का भी इम्पैक्ट जो है वो उन सब पर होता है जो उस फैमिली से एसोसिएटेड होते हैं। तो इसी तरह आप देखें कि अगर एक पूरी फैमिली का एक एटीट्यूड आपके सामने आ रहा है तो उस फैमिली के करीब करीब जो दूसरे लोग रह रहे होंगे उन पर भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंडिविजुअल मेंबर का भी एक अलग से इम्पैक्ट को स्टडी करेगा कि इंडिविजुअली भी लोग जो हैं वो उन ग्रुप्स के साथ जो वो बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उन पर किस तरीके के असरात होते हैं। फिर जो फोर्थ कंसर्न है द इम्पैक्ट दैट वन ग्रुप हैज ऑन अनदर ग्रुप, एज ए ग्रुप पे किसी दूसरे ग्रुप पर असर हो सकता है। जैसे 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो एक ग्रुप का इम्पैक्ट, उसके असरात कोई भी पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, एवरेज इम्पैक्ट भी होते हैं, तो वो दोनों तीनों तरह के इम्पैक्ट जो हैं वो दूसरे ग्रुप पर भी होंगे। इसी तरह अगर एक गली में घर हैं
तो वो जितने घर होंगे तो वो एक फैमिली का बाकी फैमिलीज के ऊपर भी उसका एक इम्पैक्ट होगा। इसी तरह एक सोसाइटी होती है तो वो उस सोसाइटी में जितने लोग रह रहे होते हैं उन सब का एक दूसरे पर इम्पैक्ट होता है, उसके असरात पड़ते हैं। फिर जो 5 कंसर्न है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। इसी तरह जो सोसाइटी पूरी बनती है उसमें जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, बाद में पावर स्ट्रक्चर होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है और रिलीजियस स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट कास्ट की बेस पर या खानदानों की बेस पर और जो डिफरेंट जो है वो चीजें होती हैं, हायरार्की होती है ना, तो वो किस तरह वो वर्क कर रहे होते हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन है, किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, तो वो उन सब का ग्रुप के ऊपर भी और इंडिविजुअल पर भी असर पड़ता है। डिफरेंट लोगों के ऊपर असर पड़ता है, डिफरेंट खानदानों पर असर पड़ता है, डिफरेंट फैमिलीज पर असर पड़ता है और उसके अंदर जितने लोग होते हैं उन पर असर पड़ता है। इसी तरह जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वर्क करती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, वो किस तरह चीजों को लेकर चलती है, तो वो सारे मामलात का असर जो है वो उसका इम्पैक्ट जो हो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज होंगे, जितने वो काम करने वाले होंगे, उन सब पर किसी न किसी एंगल से उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये 5 कंसर्न्स हैं जो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है जिनको एड्रेस करता है, जिनको देखता है और इस एंगल से सोशल साइकोलॉजिस्ट एक ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब भी करते हैं और उसको इलैबोरेट भी करते हैं, उसके कॉजेस को भी फाइंड आउट करते हैं और उसके इम्पैक्ट जो दूसरों पर होता है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी की हेल्प से आप ये तमाम जो है चीजें जो है डिफरेंट एंगल से एक ह्यूमन बिहेवियर को, सोशल बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Now, scope of social psychology. Social psychology attempts to understand, explain, and predict, and when needed, change people thoughts, feelings, and behavior. अब social psychology का एक और एम है वो है कि लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, लोगों के सोशल बिहेवियर को समझना कि क्यों है, अगर एक पर्सन जो है वो पॉजिटिव है तो कैसे पॉजिटिव है और अगर वो नेगेटिव है तो कैसे नेगेटिव है, तो उसके पूरे बिहेवियर को एक कॉन्टेक्स्ट के साथ भी अंडरस्टैंड करना। देखिए किसी के बिहेवियर पर डिस्कशन करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसके बिहेवियर को उसको रिलेट करके अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें चीजों की ज्यादा अच्छी समझ आती है। तो उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको वजाहत उसकी करेंगे कि ये चीज किस तरीके से है और उसके हवाले से प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है कि अगर ये बिहेवियर हम इस पर फर्दर फोकस करेंगे तो ये पॉजिटिव बिहेवियर और स्ट्रेंथन होगा जो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, और अगर एक बिहेवियर कोई नेगेटिव है तो बता सकते हैं कि इसको ये इसकी रीजंस हैं और अगर इन रीजंस को रूट कॉजेज पे वर्क किया जाए तो इस तरह के नेगेटिव बिहेवियर जो है वो उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो सोसाइटी में फर्दर उसका एक डिसास्टर आपको नजर आएगा, एक टर्मोइल नजर आएगा। तो उसके हवाले से पेशेंट वही भी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि हमें लोगों के थॉट्स में, फीलिंग्स में, बिहेवियर में किस तरह की चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है, कि किस लेवल पर हमें लोगों की सोच में तब्दीली लाने की जरूरत है, उनकी फीलिंग्स में चेंज लाने की जरूरत है, उनके बिहेवियर में जो है वो चेंज लाने की जरूरत है। क्योंकि ज़्यादा जब आप लोगों के थॉट्स में, फीलिंग्स में, बिहेवियर में चेंज लाते हैं तो फिर सोसाइटी में जो है वो चेंज नजर आता है आपको। लेकिन जब लोगों के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, आप उसको वो नहीं कर रहे, देखिए पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं वक्त के साथ, आप एक जगह पे रुके नहीं रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, नई नई चीजें आती हैं, आपने उसको सीखना होता है। तो अगर एक शख्स ऑलरेडी पॉजिटिव वे में ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव गोल की तरफ वो जा रहा है, तो भी उसे फर्दर अपने अंदर कुछ चेंजेस वक्त के साथ लाने की जरूरत होती है। तो हमें उन चेंजेस को किस तरह लाना है, सोशल साइकोलॉजी इस पर भी बहस करती है और आपको हेल्प करती है कि आप क्या रिकमेंड करते हैं सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या रिकमेंड करते हैं, ग्रुप के लिए क्या करते हैं और पूरी सोसाइटी के लिए आप क्या रिकमेंड। Following 5 domains illustrate the scope of social psychology. अब ये 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं कि जिसमें आपको सोशल साइकोलॉजी का बड़ा एक स्कोप नजर आएगा, इसकी एप्लीकेशन नजर आती है कि सोशल साइकोलॉजी आपको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हेल्प करती है। नंबर 1, एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंज। सोशल साइकोलॉजी की हेल्प से एटीट्यूड में चेंज आता है कि आप एक इंडिविजुअल के पूरे रवैये में, जैसे उसकी अगर फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसका पूरा एक एटीट्यूड आपके सामने आ रहा है। तो मतलब अगर आप कोशिश करें कि इसका मतलब ये है कि ये चांसेस इस बात में हैं कि हम लोगों को चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी आपको यही समझा रही है
कि हम पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो आप एक इंडिविजुअल में भी और लोगों में भी उनके एटीट्यूड में जो है वो आप चेंज ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और पूरी सोसाइटी में भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। नंबर 2, सोशल कॉग्निशन एंड इमोशन। सोशल साइकोलॉजी जो है वो आपको सोशल कॉग्निशन के, एक मेरी थॉट्स है ना, मेरी कॉग्निशन है, लेकिन एक सोसाइटी की कॉग्निशन होती है। आप देखते हैं आप डिफरेंट सोसाइटी में लोगों की क्या सोच है। आप सोशल मीडिया देखते हैं जहाँ पर लोग डिफरेंट कमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पर आपको अंदाजा हो जाता है कि लोग किस एंगल से सोचते हैं, लोगों के क्या पर्सपेक्टिव है डिफरेंट मामलात में, लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो आपको एक ट्रेंड नजर आता है। तो ये सोशल कॉग्निशन होती है, लोगों के जज्बात होते हैं। तो आप उन सोशल कॉग्निशंस को जो है वो थॉट्स को, जो सोशल लेवल पर हमारी थॉट्स हैं, एज ए नेशन हमारी जो थॉट्स हैं, हम उनको भी सोशल साइकोलॉजी की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इमोशंस को लोगों के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में या पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो लोग, आप देखें कि लोग दिन ब दिन जो है वायलेंस बढ़ता जा रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है डिफरेंट सोसाइटीज में। अब आपको नजर आएगा तो वो क्यों है, क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या रूट कॉजेज हैं, लोग किस एंगल से सोचने लगे, किस तरह सोचने लग रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। डिफरेंट कल्चर जो है वो वक्त के साथ जो है वो लोग सिविलाइज होने के बजाय फर्दर जो है नेगेटिविटी उनमें बढ़ती जा रही है। तो आप इसको भी बहुत डिटेल में सोशल साइकोलॉजी की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। और नंबर 3, इंटरपर्सनल ग्रुप प्रोसेसेस के जो इंटरपर्सनल ग्रुप्स होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, आप किस तरीके से ग्रुप का रिलेट कैसे करते हैं दूसरे के साथ। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज। अगर आप ग्रुप्स को डिफरेंट कम्युनिटी खानदानों की फॉर्म में देखें, आप जो डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ लोग होते हैं, उनके डिफरेंट होते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, या वैसे और सोसाइटीज में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, एक टीम वर्क के तौर पर लोग काम करते हैं। तो वो किस तरह प्रोसेस करते हैं, किस तरह रिलेट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक दूसरे से डील कैसे करते हैं, मामला कैसे देखते हैं, आपको वो प्रोसेस भी समझने में आसानी होती है विद द हेल्प ऑफ सोशल साइकोलॉजी। नंबर 4, हेल्थ बिहेवियर। लोगों के हेल्थ बिहेवियर क्या है, कि अगर आप, कुछ लोगों के हेल्दी बिहेवियर्स होते हैं, कुछ लोगों के हेल्थ रिस्क बिहेवियर होता है। जैसे कुछ बिहेवियर ऐसा है कि जो आपको आपकी हेल्थ को फर्दर प्रमोट करते हैं। और हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं आती, आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है, आपकी सोशल हेल्थ भी आ जाती है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी आ जाती है। तो आप वो किस तरीके से उन बिहेवियर्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह वो हेल्दी बिहेवियर आप लोगों के अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिससे हेल्थ बिहेवियर क्यों होते हैं, और वो किस तरह आपके डिफरेंट डोमेन में जो आपकी हेल्थ है उसको जो है वो डैमेज करते हैं। तो वो पूरा एक एटीट्यूड आपको समझ आएगा, उसके बिहेवियर समझ आएंगे, उसको भी आप कर सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर नंबर 5, बेरियरमेंट एंड कोपिंग। जैसे लोग बहुत तकलीफों से गुजरते हैं, गम से निकलते हैं। अब आप देखें कि आजकल बहुत सारे लोग ट्रॉमा का शिकार हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, लोगों की डेथ इंसिडेंट्स बहुत हैं, इसी तरह बहुत से हादसा होते हैं। तो लोग या लोगों के और बड़े क्राइसिस होते हैं, लोग उस गम और तकलीफ से, जो मसाइल से गुजर रहे हैं, वो किस तरह कोप करते हैं, किस तरह वो गमज़दा कैफियत से निकलते हैं, तकलीफ से निकलते हैं, दुखों को सह रहे हैं, कोप किस तरह कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छे तरीके से कोप कर रहा होता है, कोई नहीं कर रहा होता है। तो आप उनके डिफरेंट स्किल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, या उनमें कोई चीज़ कमी है तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने डेली जो उनकी तकलीफों से गुजर रहे हैं, मसाइल से गुजर रहे हैं, दुखों से गुजर रहे हैं, गमों से गुजर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों से गुजरते वक्त, उन ट्रॉमा को फेस करते वक्त, या उस जो पोस्ट ट्रॉमा जो एक सिचुएशन कैफियत बंदे की होती है, उससे भी किस तरह कोप करते हैं, या अपनी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो कैसे कोप अप कर रहे हैं। तो इस डोमेन में भी आप जो सोशल साइकोलॉजी की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल साइकोलॉजी में, और इसको पढ़ने के बाद जो है वो लेक्चर सुनने के बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट फील्ड है और कितनी वास्ट है। और इस सोशल साइकोलॉजी में जो है वो इस ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने के बाद, जिनको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको एक इंडिविजुअल की भी समझ आएगी, और उसके साथ आपको पूरी सोसाइटी की समझ आएगी, और आप वक्त के साथ जो है वो फर्दर कॉन्सेप्ट जब आप आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको ये भी समझ आएगी कि आप अपनी सोसाइटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने सोसाइटी को नेगेटिव किया, या पूरी दुनिया में जो है वो इंटॉलरेंस को इंक्रीज किया, और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी हेल्प से आप अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं।